बेटा, वो क्या बताऊं। दुख से उसने चेहरा झुका लिया। घर के पास बाहर खेलते थे हम। जब मैं 12 साल का था और वो 6 साल की। हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा नाला था, गटर का। मैं मिसी वहां दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे जब अचानक वो गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा पुकारा, फिर थक कर घर चला गया, क्योंकि मैं समझ गया था किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। उसकी जिंदगी गटर में गिरना लिखा था, तो वो गिर गई। मैं 2 दिन उसे गुम होने पर बैठा रहा। हालांकि मुझे रोना चाहिए था, पर मुझे आंसू नहीं आए आंखों में, क्योंकि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह सब्र बहुत था। तीसरे दिन हमारे घर के मुलाजिम को मुस्कान नाले के करीब मिली, रोती हुई। मुलाजिम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी मुस्कान, ये तुम्हारा हाल क्यों गटर जैसा है। वो मुलाजिम से लड़ पड़ी और उसे बताया कि वो 2 दिन से गटर में थी, इससे उसका ये हाल है। मुलाजिम उसे फ़ौरन लेकर घर पहुंचा और हम उसे लेकर अस्पताल गए। उसकी हालत देखकर मुझे दुख सदमा होना चाहिए था, पर मुझे नहीं हुआ। और फिर टेस्ट चेकअप के बाद डॉक्टर ने बड़े अफसोस से बताया कि उसका मिस्सी का खून काला हो चुका है और वह एक गटर की मरीज़ा है, इसलिए ऐसी हो गई है। आरिफ ने सारा किस्सा बड़े अफसोस से दुख से सुनाते आखिर में सर उठाया। फिर ये तो शशर बैठी थी। उसकी मामा गटर की मरीजा है और उसका खून काला है। सोचकर ही वो चुचुले उठी। मामू, ये गटर की मरीजा कैसी होती है? मतलब ये क्या क्या करती हैं? बेटा, ये गटर की मरीज़ा तुम्हारी मामा जैसी होती हैं, जो दूसरों का मजाक बनाती हैं, उनसे लड़ती मारती हैं, अजीबो गरीब नाम रखती हैं दूसरे पर। ये सब मिस्सी नहीं कर रही बेटा। वो अब उसके हाथ पकड़े उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखता बहुत प्यार से समझा रहा था। तो फिर कौन करता है? वो हैरत से पूछने लगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये सब उसके दिल और दिमाग में रहने वाले कटर के कीड़े कर रहे होते हैं। आरी को कहते हुए खुद भी चरचरी से आई, पर बदला तो झुकाना था। ई, मामा के दिलो दिमाग में कटर के कीड़े रहते हैं? उससे घबराकर सहमे दिल से पूछा। आरिफ ने अफसोस से जमीन पर पीछे कालीन पर उंगली से लकीरें डालते सर हिलाया। वो खुद एक कटर की कीड़ी है, यू नो ना। फीमेल कीड़ा कीड़ी वही। मामू, मुझे डर लग रहा है। वो बेड से उतरकर उसके आगोश में आ गई। अगर ये कीड़ी मेरे पेट में रात को चली गई तो? मुझे आप साथ रहना है, पापा को भी यहीं बुला ले। उसकी बातें सुनकर आरिफ का दिल किया अपनी प्लानिंग की कामयाबी पर कहके लगाए। अरे मामू का शोना, बेबी, डरते नहीं। वो मामा के पालतू कीड़े हैं, मामा के पेट से कहीं नहीं जाएंगे। तुम सिर्फ जब मामा लड़े तो कह देना, रिलैक्स मामा गटर की कीड़ी, उससे फौरन चुप हो जाएगी। वो मुस्कुराहट बड़े सब से कुचलता उसके सर पर पहुंचा देकर बोला तो वो पहले मासूमियत से आरिफ की जगमग करती आंखों में दिखती, फिर सर हिला गई। फिर मामा मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना? सच बताए मामू, मैं मामा को नाराज नहीं कर सकती। वो उसके आगोश में छोटे बच्चों की तरह बैठी उसकी आंखों में दिखती आज से पूछ रही थी। आरिफ को उस पर टूट कर प्यार आया। वो मुस्कान की किस्मत पर खुश हो रहा था कि अल्लाह ने उसे इतनी चाहने वाली बेटी दी और उसके वसीले उसे इतनी प्यारी बेटी का मामू बना दिया। वो जब मामू कहती तो उसकी रूह में उसके लहजे की मिठास, पुकार, मोहब्बत उतर जाती। नहीं नाराज होंगी मेरा शोना, बस ये कह देना कि मामू ने बताया आप कटर की फीमेल कीड़ी हैं। अच्छा, फिर ठीक है। ये ले मामू, मामा कहती हैं बबल खाने से इंसान का दिमाग तेज चलता है और उसके दिमाग में उसके हुनर के ज़बरदस्त आइडियाज़ आते हैं। वो अपने पहने पिंक रोम्पर की जेब से 2 बबल्स निकालते ही आरिफ के साथ ने करती बोली। हम्म, उसने कौन से आइडियाज सोचा है? वो तो सिर्फ सोचती होगी, एक के साथ एक बबल फ्री क्यों नहीं मिलता। वो चलकर सोचने लगा और बबल लेकर मुंह में डाल लिया। अच्छा, तुम्हें कौन से आइडियाज चाहिए? वो उससे देखता आबरू उचकाने लगा। मुझे? फेरी ने अपने माथे पर उंगली रखी। आरिफ ने हूँ करते सर हिलाया। मैं ड्राइंग करती हूँ ना, इससे मामा कहती हैं ये खाने से अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, जबकि पापा कहते हैं बबल खाने से इंसान के दिमाग गोबर भर जाता है। पापा के मुताबिक जैसे मामा के और उस पर मामा पापा की फाइट भी हुई थी, जिसमें मामा की नाक से खून आया था और पापा के घुटने पर मामा ने पीछे से लात मारी थी, तो वो दर्द से सारी रात नहीं सो सके। अस्तगफिरुल्लाह। वो दहल कर बोला। अच्छा, कैसी ड्राइंग करती हो? मामा पापा की, दादा की, दादी, चाचू, छोटी सी क्यूट सी चाची जो सारा दिन रोती रहती हैं। हम्म, शेरहान की जो मुझे केक बना कर देते हैं, स्पेशली वाले। और यहाँ की भी करती हूँ। वो जोश और खुशी से बताते। आखिर में राजसारी से बोली। अरे चौंक गया। यहाँ किसकी करती हो? वो भी उसके अंदाज में सरगोशी से बोला।
तभी फेरी ने उसके चौड़े कंधे के पीछे से दरवाजे को देखा। वहां किसी को ना पाकर उसके कान में बोली, वो जो उस दिन बाबा की शादी में एक बड़े वाला आदमी था ना, जिसके गाल पर निशान थे और उसकी आंखें कितनी तेज रंग वाली थी, भूरी भूरी सी, उनकी। वो सरगोशी में बोलती उसके चेहरे को देखने लगी, जैसे मुल्क का बड़ा राज बताया हो। आलम की? आरिफ ने काफी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई। "श्श, सुन लेंगे, इतने मोटे हयात है उनके, मुझे मारे तो मैं गायब ही हो जाऊं। वो कहकर खिलखिलाई। मारते नहीं है वो? हाँ, पर देखते तो ऐसे है ना, मुझे उनसे डर लगता है। वो बस सोरे बोली, पर आरिफ ने उसकी आंखों की चमक वासिया देखी थी। अच्छा, उसकी ड्राइंग क्यों बनाती हो? मेरी बनाओ, मैं भी तो हासा हैंडसम हूँ। तुम्हारा मामू, अपने टीचर्स को दिखाओ, दाद वसूलो। फिर देखना, टीचर्स जब मेरी तस्वीर देखेंगी तो तुम्हें बहुत प्यार देंगी, अपनी बच्ची की तरह। वो कुछ कॉलर झड़का कर बोला कि उसके अंदाज पर फेरी का कहका गूंज उठा। सॉरी, पर मुझे अपनी टीचर्स बहुत अजीज है, मैं उन्हें छोटी सी उम्र में मारना नहीं चाहती। वो तंसिया बोली। आरिफ ने मस्सूई घूरा, फिर हंस पड़ा। हाँ, बेचारियों को जब मालूम होगा कि इस दिल में किसी और का बसेरा है तो ज़रूर खुदकुशी कर देंगी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, पहले ही जान गई। हाँ, शाबाश। उससे फेरी को सहराते सर हिलाकर कहा। वो हंसना भूलकर उसे घूरने लगी। आरिफ कहका लगा उठा। मामू, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। वो हंसी हुई उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली। उसकी चालाकी पर आरिफ ठड़क गया। तुम्हारा कसूर नहीं मेरी जान। अच्छा बताया नहीं, आलम की क्यों ड्राइंग बनाती हो? उसे अपना सवाल याद आया। मैं जब रज्जू वालों के घर होती थी ना, तो अल्लाह जी से दुआ करती थी, मुझे यहाँ से पीस लेकर जाए और मेरे जैसे जितने भी बच्चे हों उन्हें भी लेकर जाए, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से सुना था एक बीस्ट है, वो सबकी मदद करता है, पर उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उससे डरते हैं, नफरत करते हैं। और मैंने दुआ की थी कि मुझे बीस लेकर जाए और मैं उनसे बहुत प्यार करूँगी, उनसे नफरत भी नहीं करूँगी। और फिर बीस से मुझे नहीं बचाया, उसकी जगह मुझे मेरे एंजल पापा ने बचाया। पर मेरी दुआ आधी कबूल हो गई थी, क्योंकि बीस से बहुत से बच्चों को बचाया था, जिन्हें ज़बरदस्ती भीख मंगवाते थे। और दूसरे भी तो बचाए थे, 3 बच्चे जिन्हें एक आदमी छुपाए बैठा था, और 20 ने बचाया था। पर लोग उसकी अच्छाई को छोड़कर सिर्फ उससे डरते हैं, क्योंकि वो बुरे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। पर मैं नहीं डरती, और मुझे पता है अगर 20 यहाँ है तो वो आपके घर में बैठा ये बड़े वाला आदमी ही है। वो बहुत राजसारी से उसे खान ने बता रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक रहे थे। नहीं बेटा, ये वो नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आर्य उसे बाहों में भरकर उठ खड़ा हुआ। "हम्म, मुझे जैसे मालूम नहीं, मैंने बाबा को बहुत बार कॉल पे बात करते सुना है। वो कहते हैं साहिर आलिम, और यहाँ सहीर आलिम यही है ना?" आरिफ का छुपाना उसे पसंद नहीं आया, तभी हल्की से बोली। अच्छा छोड़ो इस किस्से को। तुम्हें आलिम पसंद है तो ज़रूर बनाओ उसकी तस्वीरें, पर याद से उसके साथ उसकी बीवी की तस्वीर ज़रूर बनाना और उसे भेज देना। फिर देखना कैसे तुम्हें प्यार करेगा। वो उससे ऊपर को उछालकर कैच करता हुआ बोला कि फेरी की चीख निकल गई। मामू, मैं उड़ जाऊंगी। वो उसके उछालने पर छत से थोड़ा फासला पाकर चिल्लाई। आरिफ का कहकर गूंज उठा। उड़ जाओ, छत की सैर करके आओ। वो कहकर उसे कैच करता कंधे पर डाले बाहर निकला। फेरी लंबे लंबे सांस भरती पीछे भाव भाव करते पपी को देखकर हंस पड़ी, और दोनों मुट्ठियों में आरिफ के घने बाल जकड़ लिए। बहुत बुरे मामू हैं। अच्छा, आरिफ ने आंखें फैलाकर अच्छा को खींचा। फिर ये लो। कहने के साथ ही रूम से बाहर आकर उससे बाहों में पड़ते फेरी को ऊपर उछाला। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे आलिम विला में गूंज उठी, साथ ही आरिफ का कहका भी। मेरी छोटी मिस्सी। उसे किसी गुड़िया की तरह सीने में खींचते वो हंसता बोला, जबकि धक धक करते दिल के साथ रोती हुई फेरी ने उसे सीने पर दांत काट दिए। आरिफ बिलबिला उठा। कसूर किसी का नहीं, मेरे नसीब में बहन का सुख ही नहीं लिखा जालमो। फिजा में उसकी धाई गूंजी। मैंने सच में आलम को कुछ नहीं बताया। वो ने सामने बैठी हफासी रमशा के हाथ थाम कर यकीन दिलाते हुए बोली, पर वो मान ही नहीं रही थी। बस सफा थी, उससे जो चिता भी रही थी। रमशा उसके चेहरे से नजरें फेर कर उसके चेकअप करती। अब तबीयत सही देखकर मुतमिन थी। तुम मुझसे बात नहीं कर रही रमशी? उसे खामोश पाकर वो रो देने को थी। ये सोच ही दुख भरी थी कि उससे अपनी दोस्त का दिल दुखाया दिया। तुम नहीं जानती, आलम सब जान जाता है, ना होकर भी मुझे भी कई बार गलत हरकतों से टोकता है आकर। उसे समझाने लगी। रमशा ने चौंक कर देखा, फिर फौरन अपने तासुरात नॉर्मल कर लिए।
हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? और मेरा बच्चा क्यों इसकी मिन्नतें कर रही हो? मुस्कान होठों पर आई आवाज़ सुनकर गुस्से से बोली। नुस्वानी तेज़ आवाज़ पर हमशा ने गड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ एक दराज का ब्लैक लॉन्ग बूट कोट में ऊंची पोनी वाली कोई खतरनाक सी लड़की थी, जिसकी सुनहरी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। मिस्सी, तुम कब आई? वो खुशी से चीख पड़ी। मुस्कान ने खौफसदा सी रमशा से नसें हटाकर बेड से उतर दी। पूरुल ऐन की खुशी से मेरे जैसी रंगत में उतरती सुर्खी को देखा। आंखों में पानी की बजाय चमक उतर आई। वेट स्वीट हार्ट। वो अंदर आती एक कांटदार नजर हमशा पर डालकर वो लैन से बोली। अब इतना तो वो जानती थी, इसलिए फौरन वहीं रुक गई, जबकि मुस्कान जाकर रमशा के सामने रुकी। खफा हो मैडम, वो भी अपन के बच्चे से? इसे हर्ट करोगी? हाउ डेयर यू इडियट गर्ल! उसके बालों से पकड़कर वो धाड़ी और झटके से भाई के समेत फेंका। रमशा की इस अचानक अवतार पर चीख निकल गई। अगर बर वक्त दरवाजे को न थामती तो जरूर सर फट जाता। मिस्सी, रमशा की चीख पर हूर ने दहल कर पुकारा। तुम चुप करो, जब तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त सिर्फ मैं हूँ, फिर क्यों तुमने इसे बनाया? वो गुस्से से बोली। हालांकि दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। वो सिर्फ उसकी दोस्त थी और कितना चाह से उसे मुबारक देने आई थी कि उसकी मिन्नतें कान में पड़ी। वो एक मामूली डॉक्टर के नखरे उठा रही थी। उसे खूंखार रूप में देखकर रमशा वहां से चिन की तरह गायब हो गई और हामती कामती अपने रूम में बंद हो गई। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी। किसी से दोस्ती, तुम सिर्फ उसे तकलीफ मत दो। वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो आंखें बढ़ाई। जब उसका फैसला सुनकर मुस्कुराते मुस्कान ने उसे देखा और खींचकर सीने से लगा दिया। आई लव यू मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसके दोनों गालों को चूमती वो उसे सुर्ख कर गई और उसे छीनते देखकर मुस्कान ने कहका लगाया। अच्छा बताओ, कैसे आए छोटा पैकेट पेट में? अब वो उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके पास बैठकर बोली और सटपटा गई। क्या बदतमीजी है मेसी? बदतमीजी तो नहीं, बाकी बहुत कुछ है। मायने हेजी से कहते उसके लरसी पलकों को छुआ। तुम शादी के बाद बहुत बेशरम हो गई हो। उससे हाथ झटक कर मुंह बनाया। और मेरे पास आती भी नहीं, मैं अकेली अकेली रहती हूँ। उसकी शिकायत शिकवे पर मुस्कान ने उसका सर सीने से लगाया। मैं आ जाती, पर अभी कुछ काम था ना, इससे नहीं आ सकी। तुम मेरे छोटे पैकेट से मिलोगी? वो एकदम फेरी की याद आने पर बोली। एक तो तुम बच्चों को पैकेट क्यों बोलती हो? उससे चिढ़कर पूछा। मुस्कान हंस पड़ी। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तो सिर्फ तुम हो। ये छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो दुनिया में आते हैं, पर तुम्हें मालूम है मुझे ये अपनी फेरी बहुत पसंद है। तुमसे कम, फिर भी दिल के करीब है, बेटी की तरह। पर याद रहे, बड़ी बेटी मेरी तुम ही हो। तो क्या तुम आलम की सास हो? सारी बात सुनकर होर ने हंसते हुए कहा। तो इसमें कौन सी शक की बात है, उसकी सास तो मैं हूँ। कोट पीछे झटके से उससे गर्दन उकड़ाई। ख्याल से सुन ना ले, वरना तुम्हारी सारी सांसगिरी यहीं पड़ी रहेगी और तुम बाहर। होने के लिए खिलाते कहा। मुस्कान ने उसे घूरा। वैसे ही कपड़े वही लाया है। वो उससे ब्लैक वाइट फ्रॉक में देखती बोली, जिसमें वो कोई हूर लग रही थी, रंग भी धमक रही थी। रात उन्होंने मोबाइल पर देखते मंगवाया था और सुबह 6 बजे जब वो जॉगिंग से लौटे तब उनके हाथ में था। फिर उन्होंने मुझे चेंज करवाया। आगे फिर उसकी बेहूदी याद करके शर्म से अनार हो गई। आंखें भी सख्ती से मीच लीं, जिसे मुस्कान उसे देख लेगी। मेरा मासूम बच्चा, मुस्कान ने कहकर लगाते उसे बांसों के घेरे में लिया। अच्छा सुन, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम आओगी ना? वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुस्कुराहट सब करते उससे बताया और गले में पड़े पेंडेंट को गौर से देखते हंसी। पर उसके बरक्स हुरूल ऐन शौक थी। नूर की शादी हो रही है और आलम ने मुझे बताया नहीं। उसे दुख से सोचा और मुस्कान मुतमईन हो गई कि तबीस के लिए इतना ही झटका काफ़ी है। मालूम पड़ गया होगा कि मिस्सी आई थी और उसकी आग का पूरा इंतजाम भी कर लिया। हाँ यार, दाद उससे इजाज़त ले रहा था कि हुर को छोड़े, पर उससे इनकार करते कहा कि मेरे सामने मत आना। उसका सर कंधे पर रखते हुए उसके दुख में शरीक थी। आज ही आने से पहले उसे दाद का उदास दिखा था। फिर पूछने पर मालूम हुआ नूर की ख्वाहिश और आलम का इनकार। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने अंदर से हैंडल करना चाहती थी सब। तुम्हें मालूम है वो तुम्हें बहुत याद करती है, अकेली सी है, और तुम्हारी बुढ़िया ताई बिल्कुल अच्छी नहीं, उससे बहुत तंग करती हैं। और वो मासूम गुड़िया जैसी लड़की बहुत रोती है अकेले। वो उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी। जो सब सुनते नूर का पारा हाई हो रहा था कि जबकि दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे आलम ने टेबल पर हाथ मारते
गाड़ी की कीज उठाई। उससे सोचा था वो आराम करेगा और सुकून नींद लेगा, पर वो कैसे भूल गया कि जानू वो खुद लाया था अपने घर में। कुछ देर पहले उससे मुस्कान को इनकार किया था कि वो ना जाए आलम के घर, ना ही उसकी बेटी। तब वो झगड़े पर उतर आई और उसके बातों का फायदा उठाते जल्दी ही उस पर काबिज होती उससे बांध गई, वो भी उसकी ये हथकड़ियों से। अगर बाजू ना बांधती तो ज़रूर सो भी जाता, पर अब सोए भी कैसे जबकि बाजू से सख्ती से उठ रही थी। किसी को बुला भी नहीं सकता था। मुंह जो बांध कर गई थी, खामोश मुर्दे की तरह लेटा था सीधा बेड पर। और बाहर सब उसके आराम के ख्याल से उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। या अल्लाह, कैसी औरत से शादी कर ली मैंने। मैं तो बहुत मासूम बंदा था तेरा। दुख से उससे ऊपर देखते शिकवा किया। रात को फिर शॉपिंग पर जाना था, नींद भी पता नहीं का नसीब। उससे सर घुमा कर देखा तो शाम का वक्त था। थक कर सर वापस तकिए पर पटक दिया और दरवाजे को देखने लगा। डर था कि कोई आ ना जाए, वरना क्या इमेज रहेगी एसपी की। मोबाइल बार बार बज रहा था और वो जानता था किसी कॉल होगी। परेशान भी था उसके लिए। वो मीटिंग छोड़कर गुस्से से निकला था। पीछे उसके अचानक गुस्से होकर निकलने पर सब शशटर खामोश बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की, सिर्फ जाते देखने के अलावा। काफ़ी रैश ड्राइविंग के बाद वो आलिम विला में गाड़ी रोकते दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और कोट का बटन बंद करते उससे अपने कदम अंदर बढ़ाए। कहाँ गई वो मेरी सास? लॉन्च में उसकी कुराहटनुमा धाड़ गूंजी। आरिफ जो एक आदमी की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, सुनते फौरन ऑफिस से निकलकर लॉन्च में पहुंचा, पर साहिर की सुर्ख अंगारा आंखों में देखकर दहल गया। सास? वो हैरान परेशान को शक ला गया। वो तो अल्लाह जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे ऊपर है, शोहर समेत। हाँ, वो मेरी बीवी की माँ और मेरी सास। उससे हुर्रा कर बताया। सिमी भी भुखलाई सी सीढ़ियां उतरती नीचे आई। क्या हुआ आलम? ऐसे घर में कोई बात करता है? तुम्हारी बीवी की तबीयत का सोचो, क्या असर पड़ेगा उस पर। उससे अपने मखसूस नर्म लहजे में टोका। साहिर का उसे देखते जैसे घूमता हुआ सर ठंडा होने लगा, वरना वो पूरे इरादे से निकला था इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर कि आज ज़रूर उस नासुर को शूट करेगा। तुम मिस्सी, मेरा मतलब मुस्कान की बात कर रहे हो? आरिफ ने संभल कर पूछा, लहजे में मासूमियत लाई, वरना जो आज इजहार कर बैठा था सिमी से, ऐसा ना हो वो अपने अल आलम को देखकर उससे शिकायत कर दे और वो मौका देखकर बहन का बदला भाई से लेते उसे गोलियों से उड़ा दे। हाँ, मैं अपनी उस सास नासूर का पूछ रहा हूँ, जिसकी गर्दन मैं अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ना चाहता हूँ। वो टुनटू तेज लहजे में बोला। आरिफ जस बस हो गया। वो तो अर्जेंटली चली गई किसी ज़रूरी काम से। मालूम तो है वो भागने में माहिर है। नजर झुकाए वो मुस्कुराहट छुपाता बोला। आलम ने मुठ्ठियां भींच ली। दिल कर रहा था अभी अपनी गैंग की लड़कियां उसके घर भेज दे और वहीं उस नासुर का काम तमाम करवाए। आलम, आओ यहाँ बैठो, रिलैक्स होकर बताओ क्या बात है, गुस्सा क्यों हो। सिमी ने हाथ पकड़ा। यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से। वो जल्द ही ठीक हो रही थी। अभी जो कुछ कमजोरी थी वो भी मुसलसल भाई की तवज्जो इलाज से जाती रही थी। वो काफ़ी बेहतर फील कर रही थी। हालांकि उसे एक बार रेस्ट करते बेड से उठना ही नहीं चाहिए था, पर उसके भाई ने पानी की तरह पैसा बहाते उसका इलाज करवाया था। शुक्रिया जाने आलम। पानी का गिलास लेते वो सोफे पर बैठा और अंगारों की तरह दुखते हलक से उतारना चाहा, तभी ऊपर से ठाक की आवाज़ आई। सबने चौंक कर ऊपर देखा। ये आवाज़ एन के रूम। आरिफ अभी कह रहा था कि एन पर आलम ने सख्त गोली डाली। वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब हुरुलैन के रूम से आवाज़ आ रही है। मैं आता हूँ। पानी का गिलास वापस रखकर परेशान सी सिम्मी के सर पर पोंछा देते लंबे टाक भरता ऊपर को भागा। ये क्या हो रहा है? रूम में दाखिल होते उससे ड्रेसिंग टेबल से उसके परफ्यूम और अपने कलोन नीचे फेंकते देखकर गुस्से से बोला। गुरुलैन अचानक उसकी गुस्से भरी आवाज़ पर अंदर से सहम गई, पर जल्दी खुद को संभाला क्योंकि जानती थी आलम कुछ नहीं करेगा। बात मत करे मुझसे, मुझे अपने घर छोड़ाए, मैं यहाँ हरगिज़ सही रहूंगी। उसकी गुस्से से चिंगारती आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठी। रोने की वजह से आंखें सूज गई थीं और लब मुसलसल फड़फड़ा रहे थे। आप झूठे धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या है। आप मुझे, मेरी बहन, मेरी फैमिली से दूर रख रहे हैं। मुझे यहाँ कैद कर लिया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई सिर्फ कैद करने को दौड़ाता है। मेरी कोई जिंदगी, कोई अपना नहीं। वो ऐसे आती अंदाज में चीखती, फूट फूट कर रोती नीचे बैठ गई। गहरा सांस भरते आलम ने सुनकर अफसोस से सर हिलाया
और अंदर आते दरवाज़ा बंद किया। साथ ही झुककर तपेस कालीन से परफ्यूम, कोलोन, दूसरी चीज़ें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखी। आपसे बड़ा कोई झूठा इंसान नहीं। उससे कदमों की आहट पर वो उंगली उठाती हुर्राई। सही कहा, इसमें कोई शक नहीं। वो मध्यम आवाज़ से बड़बड़ाया और बेड पर बैठते अपने पाँव से शूज़ निकाले। मेरी सास को दावत पर बिठाती, मुझसे मिलाती, फिर जाने देती, ऐसे ही भाग जाती है। वो तमस्सुर से बोला, हाँ, उसे बिठा दी तो आप आकर उसे हक पर होने के बावजूद मारते, अपना गुस्सा निकालते उस मासूम पर, क्योंकि वो मुझे सच बताती है। आप सिर्फ चलते हैं मिस्सी से क्योंकि वो आपके खिलाफ बोलती है, जबकि आप चाहते हैं आपके खिलाफ कोई उफ भी ना करे। पर सुन ले, मैं जाऊंगी नूर की शादी में, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। वो सीधी लहजे में कहती हाथ पांव कालीन पर मारने लगी। आलम उसकी हरकतें देखता वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा और जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो उसका सर घूम गया। सदमे से वो साकित सी बैठी रही, मतलब उसकी नज़रों में कोई औकात नहीं उसकी। वो रो रही थी, जिद कर रही थी और उससे बस एक लफ्ज़ कहा फिर खामोश हो गया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आलम, मैं जाऊंगी, समझे आप। वो गुस्से से उठी, बाथरूम की समेत बढ़ी और दरवाजे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। शावर के पानी की कूलिंग बढ़ा दे। आलम ने दरवाजे की समेत देखा और आगे बढ़ते दरवाज़ा खोल दिया। वो ट्राउज़र में मलबूस अब शावर के नीचे आकर खड़ा हुआ था और पानी इस हद तक ठंडा यक था जिसम में मौजूद खून जम जाए। पर उसे तो उसकी आदत हो गई थी कम उम्री से। उन्हें नींद से बेदार करने के लिए कभी ठंडा यख पानी तो कभी गर्म रूह को पिलपिलाते पानी से जगाया जाता था। सर्दियों और गर्मियों में जब से सुख चेहरे आग से दुखते दिमाग के साथ वो यख पानी के नीचे खड़ा हो गया। पूरी सुर्ख आंखें सामने दरवाजे पर खड़ी हुरूलैन पर टिकी थी। मुझे जाना है, बुराई आवाज़ से मिनमिनाई। जबकि जानती हो मैं नहीं जाने दूंगा। वो सर लहजे पर जब्त करता नरमी से बोला, नहीं, मैं जानती हूँ आप चलेंगे मेरे साथ और मुझे भी ले जाएंगे। आलम, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, जैसे हमारी सिम्मी। वो हिचकियों से रोती उसकी तरफ बढ़ने लगी। आलम ने हाथ बढ़ाकर एकदम शावर बंद कर लिया और रैन ने बाहें उसके गिर्द फैलाकर रोते उसके सीने पर सर रख लिया। उसकी हरकत पर आलम एक गहरा सांस भरता रह गया। ऐसे मजबूर करती हो मुझे, मैं बेबस हो जाता हूँ। क्यों करती हो ऐसे ऐन? उसकी भारी आवाज़ से सरगोशी हुरलैन को रोते हुए मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मजबूर तो नहीं करती, मैं प्यार करती हूँ। अब वो लाड से बोली, जानती थी वो राजी होने वाला है। पर मैं इस बार मजबूर नहीं हूँगा। तुम्हें वहाँ हर्ट करते हैं सब, क्यों जाना चाहती हो वहाँ? वो एकदम उसके बाजू से पकड़कर सामने करता गुस्से से बोला, हाँ, तुम्हें नहीं होती हर्ट, बस मुझे जाना है आलम, मेरी बहन की शादी है। आप मुझे कल के लिए तैयार करें, मैं जाऊंगी शादी में, वो भी साड़ी पहनकर, मेसी की तरह तैयार होकर। वो चटिये से बाजू छुड़वाकर फिर से उसके सीने पर सर रख के रोब से कहकर दांतों में लब दबा गई। उसे अपने सीने पर बहती नाक रगड़ते महसूस करके आलम ने नजरें उसके स्याह बालों वाले सर पर जमाई। उसे खुद से अलग करता बाहर निकल गया और बेड से कपड़े उठाए के पीछे वो फिर चिमट गई। मैं नाराज हूँ। उसने जताया और अपने गिर्द उसके हाथ हटाए। आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते। वो किलकिलाई और अपना दुपट्टा गर्दन से निकालकर अपनी कमर से लेकर उसके सामने बांध दिया। सोच ही रहा था कि वो उससे अलग नहीं हो सकती, इससे खुद को उसके साथ बांध दिया कि वो अलग ना कर सके। ये क्या बचपना है, खोलो इसे। आलम ने मुश्किल मुस्कुराहट दबाते मसूई गुस्से से कहा, हाँ, तो मैं बच्चा हूँ, बचपना तो करूँगी अपने शौहर से। उसके पेट पर सर रख के वो आंखें मूंदे उंगली से लकीरें लगाने लगी। अच्छा, नाराज सा हूँ, बताए मैं क्या लिख रही हूँ। वो उसकी जोड़ी पुष्प पर उंगली फेरती बोली। आलम ने अपनी सारी हिस्से उसकी उंगली की हरकत पर टिका दी और नजरें अपने हाथ में मौजूद सूट पर थीं। वो कुछ भी नहीं लिख पा रही थी क्योंकि उससे कुछ लिखना भी नहीं आता था। कहाँ वो ए अलिफ से वाकिफ थी। वो मुतबस्सिम हुआ उसकी हरकतों पर। बेसाख्ता ही आहिस्ता से दुपट्टे को खोला। घूमकर उसके सामने आते उसका चेहरा हाथों में भरा और सर ऊंचा किया कि उसके बालों से टपकती बूंदें सीधा हुरलैन के चेहरे पर गिरी। वो सूट से आंखें मूंद गई। तुम लिख रही थी कि तुम बहुत जिद्दी हो। वो हार गया और उसे हारना था क्योंकि मुकाबला उसकी जिंदगी उसकी गेंद थी। उसे बाहों में भरते और उसके आंखों पर बोसा देता मुस्कुराया। हुरलैन ने मुस्कुराते उचक कर उसकी गर्दन में बाजू डाले और आलम ने मुस्कुराते उसे कुछ बुलंद किया। सॉरी सब कुछ के लिए, आप बहुत अच्छे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही।
वो उसके कानों पर लपक के सरगोशी में बोली। उसकी नादान मासूम हरकतें बहकाने वाली थी, सारी हिस्से समाते हवास खोने वाली। मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पास खुशी नहीं मिलती। बदसूरत हूं ना तुम्हारे मुकाबले। वो मसूई दुख से बोली। बूढ़ के हवास झुंझला उठे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं आलम? आप तो इतने प्यारे हैं। मैं देखती हूँ आपको बंद आंखों के पीछे से भी। मैं अंधेरे में भी आपको जान जाती हूँ और बहुत खुश हूँ आपके पास। आपसे बहुत प्यार करती हूँ आलम। पहले मुझे डर रहता था कि वो मुझे ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, यादों रखेल। पर अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि आप मेरे पास हैं। आप मुझे हर जगह से बचा लेंगे। वो उसी गर्दन में मुंह छुपाए सरगोशी में बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हम्म, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये धमकियां सिर्फ मुझे मासूम शोहर को डराने के लिए हैं। हाँ। वो उसे हजार में लेकर बेड पर बैठा। हाय नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सच में कहीं गायब हो जाऊंगी। वो सटपटाकर जल्दी से बोली पर उसकी नजरों की तपिश रुक ला गई। मैं कहीं नहीं जा रही, वो मिनमिनाई। इस फितने का हाल बताओ, तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा ना? उसके पेट पर हाथ रखते उससे पूछा। और सिमट सी गई उसके सीने में। ये तो अभी बड़ा नहीं हुआ, रमशा कहती है। वो सुख चेहरे से बोली। आलम मुंह करता रह गया। ये बड़ी फिल्म होते हैं बच्चे, उन्हें बड़े या छोटे की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत तेज होते हैं। वो उसे समझाने लगा। हम्म, आपको तो बड़ा तजर्बा है। उसे मुंह बसोर कर कहा। उसे अपने बच्चे के लिए आलम के लफ्ज पसंद नहीं आए। नहीं, तजर्बा तो नहीं, पर मैं देखकर समझ जाता हूँ कौन कितने पानी में है। वो बचपन का आलम बना उसे समझा रहा था। सारी सख्ती जिंदगी तल ही पीछे जा सोई थी। इस वक्त एन के सामने वैसा बना था जैसे जिंदगी ने उस पर कोई सितम न ढाए हों। हाँ, तो आप अपनी माँ के पेट में भी ऐसे ही होंगे, वो तू बतू बोली। आलम ने पहले अप्रोच का है सर झटका। माँ कहती थी जिम्मी उन्हें बहुत तंग करती थी, जबकि मैं बहुत मासूम था। हाय, मासूम और आप अच्छा मजाक था। वो मजाक उड़ाते हुए खिलखिलाई। आलम ने घूरी से नवाजा। क्यों? मैं मासूम नहीं हूँ? वो बुरा मानकर बोला। नहीं, मासूम तो मैं हूँ। मैं मामा के पेट में खामोशी से पड़ी रहती थी। नूरू ने बहुत तंग करती थी, जबकि मैं खामोश मासूम थी। मजाक अच्छा था पर मुझे हंसी नहीं आई। उसे बेड पर बिठाकर वो कपड़े उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। हाँ, तो आप किस्तों पर हंसते हैं, सदी में एक बार। अब फिर वही साल आएगा, फिर आप हंसेंगे। वो नाक पुन में चढ़ाकर बोली। हम जिंदा दिल लोग हैं, सारा दिन हाँ हाँ करते रहते हैं, आपकी तरह नहीं। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा काम मुझ में फंसा हुआ है। अगर मैं माइंड कर गया तो रोती रहना, मैं नहीं जाने दूंगा। उसने जाते हुए चिताया। हुरुलैन जो बढ़ चढ़कर उसे सुना रही थी, उसकी सीटी गुम हो गई। हुरुलैन बाहर झूले में सिम्मी के साथ बैठी थी। उसकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी, जबकि आरिफ लॉन में था। और आलम इस वक्त रमशा के सामने जो सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ रोका था क्योंकि दूसरी डॉक्टर तकरीबन ही शादीशुदा बच्चों वाली थी। उनकी घर में ज़रूरत थी। पर तुम जब खुशी से सामने आई तो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ रखने पर मजबूर हो गया। इस खुशफहमी में मत रहना कि साहिर आलिम किसी को भूल जाता है। मुझे तुम अच्छी तरह याद हो। पहली मुलाकात से लेकर मुझे फॉलो करने की नाकाम कोशिश तक तुम याद हो। और मैं ऐसे इंसान को तो कतई नहीं भूलता जो मेरी ज़ात में मेरी बगैर इजाज़त ही घुसने की कोशिश करे, क्योंकि फिर मैं उन्हें उनकी ज़ात को समझने के लिए वक्त नहीं देता। बहरहाल, तुम्हें मैंने तुम्हारी नादानी की वजह से छोड़ा था। मैंने सोचा ये बेवकूफ़ी तुम मेरी बीवी को देखकर छोड़ दोगी, पर तुम उसे देखकर मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रही हो। देखो लड़की, मैं औरत ज़ात की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि इन औरतों में मेरी माँ, बहन, बीवी शामिल है। मैं उन पर हाथ उठाने वाले को मर्द नहीं समझता, ना ही उन्हें बुरी नज़र से देखने। मेरी बात तुम समझ गई हो, और अगर फिर भी ना समझी तो मैं सिर्फ थप्पड़ मारने से गुरेज करता हूँ, गला काटने या दबाने से नहीं। वो काफी ठहरे लहजे में रमशा से कहता उसे रोने पर मजबूर कर गया। पर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी से पहले मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो तो बाद में आई थी, आपकी जिंदगी। वो नसें झुकाए रोती हुई डर कर बोली थी। मेरा दिल तो कह रहा है कि इस मोहब्बत के बदले तुम्हारी जुबान तुम्हारे हाथ पर रख दूं, जो मेरी शहजादी को मेरी जिंदगी में बात का लकब दे रही है। वो मेरी जिंदगी में तब आई है जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, बेवकूफ़ लड़की। अब खबरदार, अपनी जुबान पर उसका नाम भी लिया। वो नीचे आवाज से हो रहा कि रोती हुई रमशा थरथराकर कांपने लगी।
आलम उस पर एक गहर भरी नजर डालकर वहां से मुड़ा। यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मेरे इरादे बदल जाएं। रुककर गुस्से से कहते वो वहां से निकल गया। ऐसे तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप मेरे नहीं तो किसी के नहीं हो सकते। वो मोबाइल मुट्ठी में भींचे लब कुचलकर अपनी ओशन नीली आंखें मसलती सोचने लगी। वो घर पहुंची तो सारा अलवी विला दुल्हन की तरह पीले लिबास में सजा हुआ था। कल मायूं थी तो इसलिए आज से पूरे घर को पीले फूलों से सजाया गया था, जबकि एंट्रेंस को सुर्ख गुलाबों से महकाया गया था। वो अंदर आई तो लॉन में हल्ला गुल्ला करते दाद और उसके दोस्तों ने उचक्का फेरी को उठा लिया और अब उससे फिजा में उछालते, उससे खिलखिलाते हुए ढके छुपे अल्फाज में दाद को छेड़ रहे थे और शेरहान के हाथों के लसीज खानों से भी पूरा इंसाफ कर रहे थे। सुनसान रहने वाले घर में कहकाओं की जयकार गूंज उठी थी। शाम के सुनहरी साए चारों अतराफ फैल चुके थे, जबकि परिंदे अपने आशियानों की तरफ रवां दवां थे। लाउंज में बैठी नूर के साथ उसके परी के कपड़े देखती आसिया बेगम ने उसे देखते ही गुस्से हकारत से मुंह फेर लिया। भाभी आए ना देखे। नूर को आसिया बेगम की हकारत सराहना भाई, तभी उनकी सरसनिश गुस्से की परवाह किए बगैर बोली, नहीं जानू तुम देखो, मुझे इस बुढ़िया के साथ बैठे एलर्जी होने लगती है। क्यों कुकेला बहन? नूर का रुखसार छोकर उसे आसिया बेगम की जानिब रुख करते पूछा। उन्हें जैसे पतंगे लग गए। क्या बकवास है ये दांत? धाड़ कर उन्होंने जोर से दांत को पुकारा, जिसे शायद शोर में सुनाई न दिया। अलबत्ता रूम से कमाल साहब जरूर निकल आए। क्या हुआ? मुस्कान को गुस्से से देखते उन्होंने अपनी बेगम से पूछा। पूछो इससे क्या बोल रही है मेरे बारे में? उन्होंने तेज सहजे में कहते मुस्कान के समेत इशारा दिया जो बेसारियत से खड़ी थी। पूछना क्या है, जो हकीकत है वही बताइए। हुलिया को छोड़कर बाकी काम तो सब आपकी कोकिला जैसे हैं, और ये सामने बैठी आपकी गोपी बहू। उसे तमस्सुर से कहते नूर की जानिब इशारा दिया, जिसकी आंखें फैल गई। यहाँ रहना है तो बकवास मत करो, लड़की। और दूसरी बात, ये शरीफों का घर है। यहाँ लड़कियां नंगे सर मर्दों के सामने नहीं चलती, ना ही ऐसे लिबास से उन्हें मुतवज्जा करती हैं। बेहतर है अपना पहनावा बदलो। उसके लिबास पर तनकीदी नजर डालते उन्होंने कहा। मुस्कान हंस पड़ी। औरत चाहे सात पर्दों में भी छुप जाए, अगर मर्द की सोच गलीस हो तो उसे वो सात पर्दे भी नहीं दिखते। अगर उसकी सोच अच्छी और वो हाकिम किस्म नफ्स पर हुकूमत करने वाला मर्द हो तो उसे भरना औरत भी सात पर्दों में दिखती है सुसर साहब। इससे पहनावा जरूर, पर अव्वल अपनी सोच बदले। एक लिहाज से हकीकत ही लगी उन्हें। सब जहनियत का फर्क था। छोड़े आप इस मनूस को, जाए काम करें। आज से बेगम ने जल्दी से कहा। कमाल साहब उन्हें घूरते नूर के सर पर हाथ फेर कर चले गए। वो जब रूम में आई तो बेसाख्ता ही लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया। आयशा से दरवाज़ा लॉक करके उससे कदम उसकी तरफ उठाए और बेड पर एक पाँव टिकाए उसे देखने लगी।